सुनेंगे। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, क्या क्या चीजें हमें इसमें पढ़नी। ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड जो है वो यहाँ पर मेन टॉपिक बन जाता है जो हमें पढ़ना है ना। और वो है हमारा ब्लड। ठीक है, वो है हमारा ब्लड। सेकेंड, चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, क्या क्या चीजें पढ़नी है इसमें। सबसे पहले जो हमारा बॉडी फ्लूइड है, दो तरह के बॉडी फ्लूइड हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहली चीज जो पढ़ेंगे वो है ब्लड, दूसरा लिम्फ, तीसरा जो सर्कुलेटरी पाथवेज है, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, उसके बाद हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स। चीज ध्यान रखना, एक लाइन लिखी है, इस बार लिखी है स्पेशली नीट में के सिलेबस में, अगर आपने ध्यान दिया है। क्या लिखा है बताओ जरा। पता नहीं। इस बार लिखा है नीट के सिलेबस में कि डिसऑर्डर्स जो है वो थोड़ा सा डीप में पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। हम्म। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। ब्लड, ब्लड क्या है? फ्लूइड
कनेक्टिव टिश्यू। इस बात को जरा समझें तो क्या कहता है, कनेक्टिव टिश्यू उसको बोलते हैं जो पूरी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से जोड़ता है। हम लोग जब पढ़ते हैं चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स या एनिमल टिश्यू वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो है, एक और कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ते हैं उसमें, वो होता है बोन, जिसके पास फाइबर्स होते हैं, जोड़ता है बॉडी को, है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि ये जो इसके पास लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड में, है ना, स्टेट में घूम रहा है ये। अब लिक्विड स्टेट में क्यों है? क्योंकि इसके पास दो चीजों से मिलकर ये बना है ब्लड, दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो ये बना है प्लाज्मा से, दूसरा ये बना है फॉर्म्ड एलिमेंट से। एक बना है ये प्लाज्मा से मिलकर, और दूसरा ये मिलकर बना है फॉर्म्ड एलिमेंट से। प्लाज्मा यहाँ पर 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स यहाँ पर 45% है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम किसको बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम बोलते हैं जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम बोलते हैं जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ना, उनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इतना है। एक सेकंड। हम्म, ठीक है। इसको, ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू तो बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो बोलते हैं, लेकिन एक और है ये ध्यान रखना, ये क्या है, एक तरह का फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों है ये फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू? फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्या क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू? फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फाइबर्स, जो ब्लड में फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वैसे जो कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स होते हैं वो एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्सेंट होता है। जो भी प्लाज्मा पार्ट है, अच्छा, कोई किसी भी चीज को मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जैसे हम लोगों ने एक शब्द सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहीं भी शब्द सुनते हो उसका क्या मतलब होता है, बताओ। फ्लूइड। सब्सटेंस जो कि उसको फिल करता है, भरता है, उसको आप लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सब्सटेंस जो कि उसको भरता है, फिल करता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब प्लाज्मा हो गया, मतलब यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसको प्लाज्मा बोल सकता हूँ कि नहीं? बोलो। बोल सकते हैं। ये मैट्रिक्स हो गया विच इज इन लिक्विड स्टेट, विच इज इन लिक्विड स्टेट, इट इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, फाइबर्स क्योंकि इसमें एब्सेंट होते हैं, पहला रीजन, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं।
दूसरी बात कि जो मैट्रिक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मैट्रिक्स जो प्रोड्यूस जनरली जो हमारे वो है कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, वो बोन है ना, बोन है, वो बोन मैरो में बन रहा है, ठीक है, बोन मैरो में से बनता है, ठीक है, और भी कई फाइबर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड का मतलब समझ गए अब आप, कहाँ प्रोड्यूस होता है, पता होना चाहिए, यानी कि प्लाज्मा ऑफ ब्लड ये बोल सकते हैं ना, इज प्रोड्यूस्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, ठीक है, लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स, लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है वो आपके, हाँ, लिम्फोइड और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ा था ना, ये याद है? यस हम्म, सर। नहीं, अरे प्राइम यस उसमें पढ़ा है। ह्यूमन ह्यूमन एक हेल्थ एंड, चैप्टर। हाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था। अब ये आपको पता है लिक्विड पार्ट है ना, प्लाज्मा, और ये आपका सॉलिड पार्ट है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि ब्लड में 45% जो है वो सॉलिड पार्ट है, 55% लिक्विड पार्ट है। इसको भी अगर मैं सेग्रीगेट करूं, प्लाज्मा को पढ़ते हैं जरा। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, अगर आप पूछो कि ये जो इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इसमें आरबीसीज आ जाएंगी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा की बात करते हैं, तो प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं, देखते हैं। वाटर, ठीक है, 90 to 92% इसमें वाटर मिलेगा, ठीक है, 90 to 92% इसमें वाटर होता है, ठीक, और इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, बाकी 6 से 8%, ठीक है, वाटर होता है 90 to 92%, और और क्या, प्रोटीन होते हैं इसमें 6 से 8%, ठीक है। प्लाज्मा आपका कैसा कलर का होता है, एनसीईआरटी जैसे बोलता है स्ट्रॉ कलर्ड, थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है प्लाज्मा, पेल येलो, स्ट्रॉ कलर्ड, ठीक है। इसकी इसके कॉम्पोजिशन की तो हम बात करेंगे, लेकिन इसको समझो पहले कि जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा को पढ़ते हैं, प्लाज्मा को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। देखो, प्लाज्मा जो है वो कैसा है, स्ट्रॉ कलर्ड, विस्कस फ्लूइड, थोड़ा सा गाढ़ा फ्लूइड, फ्लूइड, ठीक है, अगेन ये भी क्या है, फ्लूइड ही है, क्योंकि उसमें सॉलिड पोर्शन भी तो है, प्रोटीन पार्ट इज सॉलिड पोर्शन 90 to 92%। किसी भी चीज को फ्लूइड कब बोलते हैं, किसी भी चीज को फ्लूइड तब बोलते हैं आप लोग जब उसमें कुछ पोर्शन सॉलिड का हो और कुछ पोर्शन लिक्विड का हो, है ना, तब उसे फ्लूइड बोलते हैं आप, ठीक है। इसमें जो सवाल, ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, आपसे अगर सवाल पूछे कि ये स्ट्रॉ कलर्ड यानी कि स्ट्रॉ का क्या मतलब होता है, वो बता दो। स्ट्रॉ का मतलब होता है पेल येलो, पेल पेल येलो कलर,
अब ये आपका प्लाज्मा जो है वो पेल येलो कलर का क्यों है? प्लाज्मा पेल येलो कलर का। अब बायो में हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कहीं भी कोई भी कलर है तो वो कलर किसी न किसी पिगमेंट की वजह से होता है ना। तो ये किस पिगमेंट की वजह से पेल येलो कलर का? इट इज ड्यू टू बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो कि लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है ना। और आपको बताइए प्लाज्मा भी कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इट इज ड्यू टू बिलीरुबिन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, हमने बोला कि यहाँ पर 90 टू वॉट प्लाज्मा में 90 टू 92%, प्लाज्मा में 90 टू 92% रहता है आपका वाटर, और 6 टू 8% होता है प्रोटीन्स। अब कहता है कि ये 66 टू 8% जो प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखते हैं। ठीक है, अभी हम प्लाज्मा ही पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बात करें तो कहता है जो प्रोटीन्स है ना वो 3 तरह के हैं। प्रोटीन जो है आपके वो 3 तरह के हैं। 3 तरह के प्रोटीन घूम रहे हैं कहाँ पे? ब्लड में। कौन कौन से 3 तरह के प्रोटीन ब्लड में घूम रहे हैं? सबसे पहला प्रोटीन जो ब्लड में घूम रहा है दैट इज एल्बुमिन। एल्बुमिन। दूसरा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, और तीसरा फिब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। ठीक है, एल्बुमिन, एल्बुमिन का फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। एल्बुमिन क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। एल्बुमिन क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है? तो ग्लोबुलिन का फंक्शन है, ग्लोबुलिन जैसे कि आप देखो ना, इम्यूनोग्लोबुलिन सुना होगा आपने, एंटीबॉडीज होते हैं कुछ ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में। ये पढ़ा था ना, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन, जिनको इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं? आईजी, है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन इन शॉर्ट आईजी, है ना। ये ये क्या होता है? ये कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, ये एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज की हमारी बॉडी में जरूरत क्यों है? आपको पता है एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में इसलिए जरूरी है क्योंकि यही एंटीबॉडीज फाइट करने में हेल्प करते हैं टू द फॉरेन पैथोजन, है ना। यही फॉरेन पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। इसके लिए हमने पढ़ा था कि अलग अलग तरह के क्या होते हैं, वो अलग अलग तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, है ना। अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह के होते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? ग्लोबुलिन 2 जगह पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। ग्लोबुलिन जो है, कोई कोई ग्लोबुलिन आप देखोगे कि लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कोई कोई ग्लोबुलिन लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है। कोई है जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्रोड्यूस हो रहा है। लिवर में प्रोड्यूस होने वाला कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए? तो 2 होते हैं जो लिवर में प्रोड्यूस होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, और लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन प्रोड्यूस होता है? तो गामा है, अल्फा बीटा गामा ऐसे याद रखना। ठीक है, गामा जो है वो लिम्फॉइड ऑर्गन। अच्छा,
गामा जो है वो लिम्फोइड ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब बात करें एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस होता है लीवर में। लीवर में प्रोड्यूस होता है। देखो लीवर का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है धीरे धीरे आपको। फिब्रिनोजन क्या है? फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दो चीजें होती हैं यहाँ पे। फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। एनसीईआरटी ने सिर्फ फिब्रिनोजन लिखा है, लेकिन क्लॉटिंग वेक्टर्स और भी होता है। तो फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये क्या है? क्लॉटिंग प्रोटीन है। क्लॉटिंग प्रोटीन है। क्लॉटिंग प्रोटीन है मतलब ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगा, है ना? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगा। कहाँ प्रोड्यूस होता है ये फिब्रिनोजन, या ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं? प्रोड्यूस और सिक्रीट होता है ये भी लीवर से। तो मेजरली तो लीवर से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना? ये ध्यान रखना। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो काम समझ आ गया। ये एंटीबॉडीज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो फॉरेन पैथोजन से लड़ने के काम आते हैं। दैट्स इट, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं, प्लाज्मा को। ठीक है। इसके कंपोनेंट्स हमने पढ़े। स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसमें मैं बताऊंगा कि ब्लड का काम होता है, ब्लड का काम होता है कि कई सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, है ना? ब्लड का काम क्या है? कई सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट करना, यही फंक्शन है। ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड बोल सकते हैं, मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है हमारी बॉडी का। तो कई सारी चीजों का ये इसका फंक्शन हुआ। ये उसका फंक्शन हुआ ना। एफएक्स मतलब समझे क्या? एफएक्स मतलब क्या है? फंक्शन। हाँ, तो यही इसका मेन फंक्शन हुआ। तो अब अगर मैं बात करूं क्या क्या चीजें ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये इतना तो मुझे दिख ही रहा है कि इसमें से वाटर, प्रोटीन्स, ये सब चीजें हैं इसमें। लेकिन किन किन चीजों को ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है? वाटर तो ले ही जा रहा है, 90 to 92% इसमें वाटर ही है। और क्या क्या चीजें ले जा रहा होगा? कई तरह का फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जो हम लोग खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट भी तो करता होगा। तो फूड सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, जो जो आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है। हाँ, एक मिनट नोट कर लिया क्या इतना? ये सब।
देखो क्या बोला, कई तरह के फूड ट्रांसपोर्ट, फूड सब्सटेंसेस का ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कई तरह के फूड सब्सटेंसेस का ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ऑल। और भी चीजें हैं, जैसे कई तरह के विटामिन्स, विटामिन्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में अगर हम जाने तो आपको पता है कि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होना जरूरी है। कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में कितना होना चाहिए, बताओ किसी को पता है अगर तो। 80 टू 120 mg पर डीएल ये होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाता है किसी कारणवश, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कभी ज्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया। और अगर कभी कम हो जाता है किसी वजह से तो हम बोलते हैं हाइपो ग्लाइसीमिया। तो ये मेंटेन रहना चाहिए। भैया एमजी के बाद क्या लिखा है? जी पर टीएल, ठीक है। सिर्फ फूड सब्सटेंसेस ही नहीं, प्लाज्मा इतना इंपॉर्टेंट है कि कई तरह के वेस्ट सब्सटेंसेस को भी ये कैरी करता है ना। क्योंकि आपको पता है ये जो ब्लड है ये किडनी में जाने वाला है और प्योरीफाई होने वाला है, फिल्टर्ड होने वाला है, तो वेस्ट सब्सटेंसेस ब्लड के थ्रू ही तो जा रहे हैं। तो कौन कौन से वेस्ट सब्सटेंसेस ये कैरी करता है, कई तरह के वेस्ट सब्सटेंसेस भी ये कैरी करता है। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में अगर मैं चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट आपसे पूछूं कौन है, तो क्या जवाब दोगे? नाइट्रोजन, यूरिया। यूरिया, यूरिया इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना। बाकी सब किसी किसी ऑर्गेनिज्म में अमोनिया होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में आपका, किसी ऑर्गेनिज्म में अमोनिया होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में यूरिक एसिड भी होता है, बट राइट नाउ वी हैव यूरिया, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या है, यूरिक एसिड होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। और भी क्या क्या लेकिन चीफ ज्यादातर यूरिया होता है। क्रिएटिनिन भी होता है, दैट इज आल्सो वेस्ट, ठीक है। क्रिएटिनिन भी होता है। और किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट सब्सटेंसेस हो गए, कई तरह के एंजाइम्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो ब्लड के थ्रू होते हैं। कई तरह के हॉर्मोन्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एंटीबॉडीज हमने पढ़ाई, एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है, प्लाज्मा में वो भी। जितने भी गैसेस हम लोग पढ़ेंगे, गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, इन सब का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, प्लाज्मा ही करेगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और कहाँ है, प्लाज्मा में ही है, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है इन सब चीजों का, है भैया ना। वेस्ट सब्सटेंस को किडनी तक ले जाएगा ना? हाँ, वेस्ट सब्सटेंसेस को किडनी तक ले जाएगा, राइट, ठीक है, यही होगा। अच्छा, इतनी बात समझ में आई हमें, ठीक है। तो ये सब ब्लड ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो मतलब प्लाज्मा में होते हैं, प्लाज्मा से ट्रेवल करता है, बट आरबीसी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, तो आरबीसी भी लेकर जाता है इनको बाय फॉर्मिंग द ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन, है ना। तो प्लाज्मा में भी ट्रेवल करता है ऑक्सीजन, और इवेंचुअली आप ऐसे याद रख सकते हो कि ब्लड में, ब्लड के थ्रू ये सब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो एक काम तो ये हो गया, यहां तक मैं अगर पढ़ूं तो मुझे समझ में आता है कि ब्लड का एक फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। पहला फंक्शन जो ब्लड का मुझे समझ आया, किस तरह से ब्लड जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ब्लड, किस तरह से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
वेरियस सब्सटेंसेस। और वो क्या वेरियस सब्सटेंसेस है वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, क्या वेरियस सब्सटेंसेस है वो हम लोगों ने देख लिया। देन पहला फंक्शन समझ आया। सेकंड फंक्शन ऑफ ब्लड इज मेंटेनिंग पीएच ऑफ द बॉडी। ठीक है, मेंटेनिंग पीएच। तो पूरी बॉडी में घूम रहा है तो कहीं ना कहीं ये पीएच मेंटेन तो कर ही रहा है ना। आपसे पूछें, अब यहीं से सवाल आ जाता है कि आपको क्या लगता है कि जो ब्लड का पीएच है वो कितना है। तो ये पीएच वाले सवाल जो है वहां आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। पीएच होता है 7.4। 7.4 या फिर कहीं लिखा हो स्लाइटली। 7.4 का मतलब तो यही हो गया ना कि इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। ब्लड का पीएच जो है वो क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है। ठीक है, ओके, स्लाइटली अल्कलाइन। कितना वॉल्यूम हमारी बॉडी में ब्लड का होता है, तो हमारी बॉडी में 5 to 6 लीटर, 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, इन मेल एंड 4 to 5 लीटर ब्लड होता है इन फीमेल। ठीक है, 4 to 5 लीटर इन फीमेल। ठीक, ये ध्यान रखना। देन एक और बहुत, फीमेल में कम क्यों होता है भैया? फीमेल में कम होने के कई सारे रीजंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं है, क्योंकि आप देखो मेल में 7 से 8% ऑफ बॉडी वेट जो है वो ब्लड का होता है। दूसरा मेंस्ट्रुअल रीजंस हो सकते हैं। तीसरा तीसरा कि फीमेल्स आर इवॉल्व्ड सच एज कि इवोल्यूशन यहाँ पे हो सकता है एक रीजन कि फीमेल्स जो है वो लेस, क्या बोल सकते हैं, लेस, बोलते हैं क्या बोलेंगे इसमें, कि बहुत ज्यादा, हाँ, फीमेल्स आर जनरली लेस इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज। तो सिंस दे आर लेस इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज, तो एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, उनको ब्लड की जो कंडीशंस हैं, ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा कम है ना। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखते हो कि उनकी बॉडी में ब्लड का जो लेवल है वो ज्यादा नहीं, 1 लीटर 1.25 लीटर समथिंग। ठीक है, समझ आया। हाँ या ना। ओके भैया। हेलो। और एक रीजन समझोगे तुम, यही रीजन है कि अ, क्योंकि उनमें ब्लड लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से हम देखेंगे कि जो फीमेल्स हैं, जनरली मैंने बताया था, ये जनरली जो फीमेल्स होती हैं अबव द एज ऑफ 40 45, है ना, इस एज में आते आते फीमेल्स जो है वो बोलने लगती हैं, अनीमिक है ज्यादातर फीमेल्स। इंडिया में तो खास तौर पर ज्यादातर फीमेल्स जो हैं 40 45 की एज के आसपास जो है वो, उनको अनीमिया होगा। ठीक है, जिसको माइक्रोसिटिक अनीमिया बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, कई तरह के इनऑर्गेनिक आयंस भी घूम रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं लिखा गया। हाँ, कई तरह के इनऑर्गेनिक आयंस भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। जैसे इनऑर्गेनिक आयंस, जैसे कौन इनऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। 1% तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं इन ब्लड में। इनऑर्गेनिक आयंस ट्रेवल कर रहे होते हैं। क्या क्या आयंस ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे आयंस हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, है ना, और क्लोरीन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आयंस होते हैं। दीज आर इनऑर्गेनिक पार्ट। तो आपसे पूछे इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ दिस
ब्लड इज, ठीक है, इन सब चीजों का ट्रांसपोर्ट भी करता है। ना समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। आया। ये हाँ फिब्रिनोजन भैया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। और कभी अगर, ये लाइन याद रखना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड, एक लाइन याद रखना, एनसीईआरटी में भी शायद लिखा है कि ब्लड विदाउट फिब्रिनोजन, ब्लड विदाउट फिब्रिनोजन, ठीक है, या आप बोले ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, है तो क्लॉटिंग फैक्टर है ना, क्लॉटिंग प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर is called what, is called, sorry, प्लाज्मा, प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन और क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो जनरली जितने भी आपके इम्यूनोलॉजी के जितने भी डायग्नोसिस मेथड्स होते हैं या जो टेस्ट होते हैं, वो प्लाज्मा से नहीं किए जाते हैं, वो सीरम से किए जाते हैं। इसलिए कभी भी लैब में, छोटा सा डिटेल में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कभी नोटिस कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, कभी हॉस्पिटल में कभी ज्वाइनिंग वगैरह होगी तब नोटिस करोगे ये, या अभी कभी हॉस्पिटल जाओगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि वहां पर हम लोग दो तरह की वाइल्स का यूज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कभी ब्लड, मतलब किया है कभी, क्या बोलते हैं, टेस्ट वगैरह करवाए हैं कभी जिसमें ब्लड निकला हो, हाँ। है। तो जब ब्लड निकालते हैं तो वो किसी न किसी इस तरह की वाइल्स में निकालते हैं, है ना। इस तरह की वाइल्स होती है, ट्यूब्स होती हैं, प्लास्टिक, प्लास्टिक की नहीं होती है, बोरोसिलिकेट की होती है एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह की वाइल्स होती हैं, इनमें अलग अलग कलर होता है, ठीक है, अलग अलग कलर की होती हैं, अलग अलग टॉपर बोलते हैं इसको। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है पर्पल कलर की, तो पर्पल कलर का मतलब ये होता है, ठीक है, पर्पल कलर का मतलब क्या होता है कि ये इसमें ईडीटीए है। ईडीटीए क्या है, इथाइलिन डायमीन ट्राइएसिटेट, ये तो पता होगा, जो कि क्या होता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो अगर ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने दे रहा, ये समझना ध्यान से, कि अगर ये ब्लड मेरा क्लॉट ही नहीं होगा, ब्लड ऐसा फ्लूइड कर रहा, फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, तो अगर मेरा ब्लड क्लॉट ही नहीं हुआ ईडीटीए होने की वजह से, तो क्या मेरे ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स थे वो यूटिलाइज हुए हैं या नहीं हुए, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स थे वो यूटिलाइज हुए या नहीं हुए। नहीं हुआ। हाँ या ना, जल्दी बोलो, सबका जवाब आना चाहिए यार, जल्दी बताओ। अगर मेरा ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो क्या क्लॉटिंग फैक्टर्स यूटिलाइज हुए। हेलो। नहीं। नहीं भैया, नहीं हुआ। नहीं हुए, है ना। तो इसमें जनरली आपको ये पता होगा कि ब्लड, ब्लड को जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो नीचे सॉलिड पार्ट आ जाता है, यानी कि सारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने पढ़े वो नीचे आ जाता है, और ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है आपका प्लाज्मा। ऊपर जो आता है उसमें प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा, ऊपर प्लाज्मा इसलिए आया क्योंकि अब इसमें फिब्रिनोजन, विदाउट फिब्रिनोजन होता है ना सीरम, तो क्या बोला, प्लाज्मा आता है ऊपर, ठीक है। अब इसमें प्लाज्मा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होंगे, फिब्रिनोजन प्रेजेंट, अब इसमें फिब्रिनोजन प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे। होगी। अब कुछ ऐसे इस तरह के रेड टॉपर्स होते हैं, कुछ हमारे पास रेड टॉपर्स होते हैं। रेड टॉपर मतलब रेड कलर का उस पे कैप लगी हुई होती है, उसमें किसी भी तरह का कोई, जैसे यहाँ पर एडीटीए था फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई भी एंटी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या यहाँ पर ब्लड क्लॉट होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्या यहाँ ब्लड क्लॉट होगा कि नहीं होगा, इस सेकंड वाले में, क्या ब्लड क्लॉट, इसमें कोई एंटी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, अब ब्लड क्लॉट होगा कि नहीं होगा। हाँ या ना, जल्दी बोलो, ब्लड क्लॉट होगा कि नहीं होगा। हाँ, होगा।
ब्लड क्लॉट हो। अब ब्लड क्लॉट अगर होगा, ध्यान से सुनना, अब अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉट होगा तो इसके पास जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, फॉर एग्जांपल फिब्रिनोजन, क्या वो यूटिलाइज हो चुका है या नहीं हो यूटिलाइज हो चुका है? यूटिलाइज हो चुका है। जब क्लॉट हो चुका है हाँ ब्लड, फिर। जब ब्लड क्लॉट हो चुका है मतलब उसके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो तो यूटिलाइज हो चुके हैं, आया ना? हाँ। हम्म। हाँ। तो अब जो ऊपर जो चीज आएगी सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ब्लड में, वो ऊपर प्लाज्मा मिलेगा या सीरम मिलेगा, अब बताओ। सीरम। सीरम। सीरम मिलेगा, वेरी गुड। अब जो मिलेगा वो सीरम मिलेगा। समझ आया, ये ध्यान रखना। तो प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन और क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये फर्क होता है प्लाज्मा में और सीरम में। कई तरह के टेस्ट जो डायग्नोसिस होते हैं ये हमारे काम में है, ठीक है, कि कई तरह के डायग्नोसिस जो है वो प्लाज्मा की मदद से कर लेते हो आप। और कई तरह का डायग्नोसिस, जैसे जितने भी आपके सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एलाइजा करना है, तो एलाइजा कभी भी ध्यान रखना, एलाइजा कभी भी प्लाज्मा से नहीं होता, एलाइजा हमेशा सीरम से होता है, ठीक है। एलाइजा, एलाइजा पढ़ा है ना, एलाइजा, यस। एलाइजा हमेशा सीरम से होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे तो कॉन्सेप्ट और बिल्ड होगा। ओके, जैसे हमेशा ध्यान रखना, डेविल लाइज इन द डेप्थ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसी चैप्टर में अगर मैं एनिमल किंगडम घुसाना चाहूँ, तो एनिमल किंगडम को अगर मैं घुसाना चाहूँ तो इसमें आप ध्यान रख सकते हो। दो लाइन एनिमल किंगडम से, दो लाइन उठाते हैं यहाँ से। पहली लाइन जो मैं एनिमल किंगडम से उठाऊंगा वो ये, स्पॉन्जिस को मैं थोड़ा डेडिकेट करना चाहूंगा कि स्पॉन्जिस का जो ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन होता है वो किसकी मदद से होता है, जल्दी बताओ। स्पॉन्जिस के पास क्या होता है? इसमें तो वाटर से होता है ना, इसमें कैनाल सिस्टम होता है। वाटर कैनाल सिस्टम। याद आ रहा है सानिका? नो सर। नो सर, क्या बोल रही है ये? आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म था शायद, इकाइनोडर्माटा था क्या, जिसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम था? यस सर। पक्का? यस सर। तो ये लिख लेना यहाँ पे, इकाइनोडर्माटा के पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, दैट्स इट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, थोड़ा बहुत आपको एनिमल किंगडम यहाँ पे याद दिलाते रहेंगे। सीलेंट्रेटा के पास भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, कहीं ठीक पे है। तो लिखा सीलेंट्रेटा के पास भी वाटर वेस्कुलर, वो नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, ठीक है, ध्यान रखो। तो आएगा अभी अभी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लाज्मा को पूरा पढ़ा ध्यान से, ठीक है। जितना हम लोगों का एरिया था, जितना हमें पढ़ना था वो हमने प्लाज्मा पढ़ लिया। थोड़ा सा देखो क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी, कि ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि इसमें क्या है कि 55% लिक्विड है और 45% सॉलिड है। इसमें फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है ये। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड जो है वो लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन्स में प्रोड्यूस हो रहा है, कोई बोन मैरो से लेना देना नहीं है इसका। फंक्शन क्या है ब्लड का? ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है। किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये देखो, फूड सब्सटेंसेस का, वेस्ट सब्सटेंसेस का, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज, गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 1% इनऑर्गेनिक आयंस भी ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम भी होता है ना, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन एंड ऑल, ठीक है। आयरन भी होगा इसमें, पोटेशियम भी होगा, कैल्शियम, ठीक है, ये सब पीएच मेंटेन करता है, ठीक है। और तीसरा तीसरा बहुत मेन काम जो हमारे ब्लड का है, दैट इज मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, जिसको क्या बोलते हैं, इसी की वजह से हम लोग क्या है, होम्योथर्मस है। इसी की वजह से हम लोग क्या है, होम्योथर्मस है।
इसी की वजह से हम लोग होम्योथर्मस है। होम्योथर्मस मतलब समझे कि हम लोग क्या रेगुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, कब उसमें पढ़ा था, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में मैंने बताया होगा कि भाई हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन करने के लिए। बाहर का टेम्परेचर अगर मान लो कम है, यानी कि सर्दी बहुत पड़ रही है, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो वी डू शिवरिंग। शिवरिंग इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट एंड मूवमेंट जनरेट्स हीट। तो इस तरह से हम बॉडी का टेम्परेचर 37 अगेन मेंटेन रखते हैं। लेकिन कई बार बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियों में मई जून के महीने में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, यानी कि मान लो 45 डिग्री सेल्सियस। तो 45 डिग्री सेल्सियस पे हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेट करने लगती है। एंड स्वेटिंग इज अ टाइप ऑफ इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन विल जनरेट कोल्डनेस, या फिर क्या बोलते हैं उसको, इवेपोरेशन की वजह से माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा बॉडी का, ऐसा। ठीक है। फिर कह रहा है कि प्लाज्मा, प्लाज्मा मैट्रिक्स है जो कि लिक्विड स्टेट में है, जिसमें 90 to 92% वाटर होता है, प्रोटीन 6 से 8% होते हैं। तीन तरह के प्रोटीन होते हैं इसमें, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन एंड प्रोटीन। एल्बुमिन ऑस्मोरेगुलेशन करता है, ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंटीबॉडीज हैं जो डिफेंस में काम करते हैं, इन डिफेंस ऑफ जैसे किससे प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, बैक्टीरिया, वायरस और कई तरह के टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये भी लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन्स में बनते हैं। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। अगर कोई क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट हो प्लाज्मा में, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हो तो हम उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और ना हो तो क्या बोल देते हैं उसे, अगर कोई प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट ना हो, उसे क्या बोलते हैं, सीरम। सीरम। सीरम सीरम। सीरम बोल देते हैं, राइट, सीरम बोल देते हैं। अब आगे ध्यान देते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट कम्स इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फॉर्म्ड। प्लाज्मा हो गया हमारा कंप्लीट, नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स, है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वो है हमारे डब्ल्यू आरबीसी। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट है वो है हमारे आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, आरबीसी को हम लोग इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। चलो देखते हैं, आरबीसी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पहली चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, which is also known as erythrocytes। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं करके आप देखोगे इधर उधर चैप्टर्स में, ये जो आरबीसीज है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलेगा, जिसमें आप कई बार इसमें पढ़ोगे इसके बारे में, आरबीसी के बारे में, कि जो मैमल्स का जो आरबीसी होता है, वर्टिब्रेट्स का जो आरबीसी होता है, ठीक है, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे अगर इसको मैं क्लासिफाई करूं, जो अनदर जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, है ना, बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनका जो आरबीसीज होते हैं, इट इज इन ओवल शेप। उनका उनके आरबीसी में क्या प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियस हो सकता है, न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, और उनका शेप कैसा रहता है, बाय कॉन्वेक्स रहता है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली मैमल्स की या ह्यूमंस की स्पेसिफिक बात करूं, तो ह्यूमंस का जो आरबीसी है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, ह्यूमंस का जो आरबीसी है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, ह्यूमंस का जो आरबीसी है विच इज इन बाइकॉन्केव शेप। ये तो हम लोग सिकल सेल एनीमिया में भी ये वाली लाइन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। हाँ। एक्चुअल में क्या होता है, देखो क्या होता है कि आरबीसी ऐसा नहीं है, शुरुआत से ऐसा नहीं था। वो बोलता है ना मैं पहले से ऐसा नहीं था,
मैं बदल गया। वो वाली बात है कि आरबीसी शुरुआत से ऐसा नहीं था, ठीक है, इसको मोह हो गया, ठीक है। आरबीसी फॉल इन लव विद हीमोग्लोबिन। आरबीसी को जब हीमोग्लोबिन से प्यार हुआ तो इसने हीमोग्लोबिन के प्यार में सबको छोड़ दिया। दिस इज द स्टोरी दैट यू शुड रिमेम्बर। क्या हुआ कि शुरुआत में इसके पास भी न्यूक्लियस होता था, शुरुआत में इसके पास भी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते थे, ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनल्स होते थे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हंसी खुशी रहता था ये, ठीक है, हंसी खुशी रहता था ये आरबीसी। फिर क्या हुआ, एक दिन इसको मिली हीमोग्लोबिन। इसने बोला नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए जीवन में, न्यूक्लियस भी उड़ाओ, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं चाहिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी नहीं चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए बस इसे बताओ आरबीसी को। हीमोग्लोबिन। बस हीमोग्लोबिन चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना कि आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी की बात करो तो मैमल्स का जो आरबीसी है उसके पास शुरू से ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस था, ठीक है। मैमल्स में ये इसका ट्रांजिशन फेज है, ठीक है। शुरुआत में जो आरबीसी था एट ओरिजिन, उसके पास सब कुछ था, ठीक है, सब कुछ था उसके पास। उसके पास क्या क्या चीजें थी, उसके पास न्यूक्लियस भी था एट ओरिजिन, ठीक है, न्यूक्लियस भी था एट ओरिजिन, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी था, उसके पास और क्या क्या चीजें थी उसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, गोल्जी अपैरेटस भी था, उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी था। लेकिन ड्यूरिंग द मैच्योरेशन प्रोसेस, जैसे जैसे वो मैच्योर हुआ, या बोल सकते हैं जैसे जैसे डिजेनरेशन प्रोसेस हुआ उसका, मैच्योरेशन हुआ या डिजेनरेशन प्रोसेस हुआ जैसे जैसे उसका, वैसे वैसे आप क्या देखते हैं, वैसे वैसे आप क्या देखते हैं, आरबीसी के पास अब क्या आ चुका है, हीमोग्लोबिन। लेकिन उसके पास हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक बात, सिंपल सी रीजन है, अगर उसे हीमोग्लोबिन कैरी करना है, इससे अगर हीमोग्लोबिन का कैरी करना है तो हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए जगह भी तो चाहिए। अब जगह चाहिए तो इन सबको हटाना पड़ेगा। तो उसने अपने घर से न्यूक्लियस को निकाल दिया, गोल्गी अपैरेटस को निकाल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दिया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब सवाल है कि व्हाई दिस आरबीसी इज इन बाइकॉन्केव शेप। आरबीसी अगर बाइकॉन्केव शेप का है तो उससे क्या फैसिलिटेशन है, इससे क्या मिल जाता है आरबीसी को, है ना। आरबीसी अगर क्या किस शेप का है, आरबीसी अगर बाइकॉन्केव शेप का है तो उससे उसे क्या फायदा है। तो आरबीसी अगर बाइकॉन्केव शेप का है, दैट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, दैट्स इट, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता इसका, ठीक है, दैट इंक्रीजेस सरफेस एरिया। समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना। यस। आ- भैया। यहाँ पर एक्सेप्शन है थोड़ा सा। हमने बोला कि मैमल्स का सर्कुलर, नॉन न्यूक्लिएटेड और बाइकॉन्केव आरबीसी होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है यहाँ पर कैमल एंड लामास, ठीक है, कैमल एंड लामास। लामास, लामास पता है ना आपको, लामा कौन होते हैं, लामा, हाँ, नहीं। मतलब शीप, शीप इमेजिन कर लो, और शीप जिसकी गर्दन थोड़ी लंबी होती है, दैट्स इट, लामास, है ना। लग रही है ना ये शीप, शीप बट जिसकी क्या है, गर्दन थोड़ी सी लंबी है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लामा बोल देते हैं। समझ आया लामा क्या होती है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ दिख सर। गया। हाँ।
ठीक है, तो ये होता है लामा। कैमल तो पता ही है, कैमल और लामा। तो कैमल एंड लामा आर द मैमल्स, आर द, ये मैमल्स हैं, ठीक है, इसको वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में वैसे मैमल्स हैं। लेकिन इनके बारे में क्या एक्सेप्शन है, इनके बारे में ये एक्सेप्शन है कि इनका जो आरबीसी होगा, इनका जो आरबीसी होगा ना, वो उसमें न्यूक्लियस होता है। ये एक्सेप्शन है कि उसमें, ठीक है, न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड होगा या नहीं होगा, नहीं न्यूक्लियस नहीं होगा उसमें, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, उनका शेप अलग होता है बस, बाइकॉन्वेक्स शेप के होते हैं और ओवल शेप के होते हैं, ये बस फर्क है थोड़ा सा, ओवल शेप आरबीसी। न्यूक्लियस तो नहीं होगा मैमल्स में, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, कि आरबीसी के पास, आरबीसी की पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आरबीसी के पास हमने बोला कि इसे इस चीज का बहुत लगाव था। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसकी मदद से कर सकता था, ऑक्सीजन, बताओ। आरबीसी हीमोग्लोबिन के तौर पे। आरबीसी, जो आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है ना, ये बताया मैंने, इसी की मदद से, हीमोग्लोबिन की मदद से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कर सकता था। कुछ कुछ चीजें और इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं, जैसे, जैसे कि जो आरबीसी है, तो कैमल और लामा का जो न्यूक्लियस आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होता है। हाँ न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड होगा ना, सर न्यूक्लिएटेड बताया था आपने पहले, और गूगल पे न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड ही है। गूगल पे, एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ। लामास एंड इनका न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, ऐड कर लो इसमें, ये एक्सेप्शन है इसीलिए इनमें तीनों बातों का एक्सेप्शन हो गया ना, फिर तो और बढ़िया, ठीक है। कि बाइकॉन उल्टा सारी बातें इनमें देख रहे हो कौन सी लागू हो रही हैं, वर्टिब्रेट्स वाली, बाकी वर्टिब्रेट्स वाली लग रही है, किसमें, कैमल और लामा में, ठीक है, कैमल और लामा में। अच्छा, आरबीसीज के पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आरबीसीज के पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हाँ बोलो। आरबीसीज के पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग, डोनन्स मेम्ब्रेन, ध्यान रखना। आरबीसीज मैं के कह पास रही एक, हूँ ना, मेरा रिचार्ज अभी 8-10 तक खत्म हो जाएगा तो क्लास नहीं हो पाएगी। आज थोड़ा सा पढ़ा दो। अरे ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये मिल जाएगा तुमको सब, ठीक है। आरबीसी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है, आरबीसीज का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं डोनल्स मेम्ब्रेन। बीच में है ये टॉपिक, इससे बीच थोड़ा सा आरबीसी बस पढ़ा के ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो कह रहा है आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं डोनल्स मेम्ब्रेन। डोनल्स मेम्ब्रेन के बारे में खास बात क्या है, इट इज हाईली परमिएबल, इसका बाद में इम्पैक्ट पता चलेगा आपको, है ना, इसका थोड़ा सा बेस क्रिएट करो, कि इट इज हाईली परमिएबल टू क्लोरीन, टू क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट, highly permeable to chlorine and bicarbonate ions।
तो मतलब क्लोरीन और बाइकार्बोनेट तो आ जा सकते हैं बहुत ही शांति से, लेकिन इम्परमिएबल होता है ये, इम्परमिएबल होता है ये टू सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब इसमें सोडियम पोटेशियम नहीं आ सकते। ठीक है, सोडियम पोटेशियम नहीं आ सकते, क्लोरीन बाइकार्बोनेट आ सकते हैं। ठीक है, ये बताया किसने था? ये बताया था डोनर ने। क्योंकि ये बताया था डोनर ने, इसलिए इस फिनोमिना को ही हम बोल देते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम बोल देते हैं डोनर मेम्ब्रेन, और इस फिनोमिना को बोल देते हैं डोनर फिनोमिना। ठीक है, कई चीजें इसलिए भी याद रखनी होती हैं कि आपको सुना हुआ हो। ठीक है, अच्छा, और क्या बोला जा रहा है? अब थोड़ा सा हम दोबारा से उस चैप्टर में पहुंचते हैं जो छोड़ के आए हैं। उस चैप्टर का नाम है क्या क्या चैप्टर पढ़ के आए हैं हम लोग? रेस्पिरेशन ना। तो रेस्पिरेशन की बात करें, आपको पता है इसके पास, दोबारा से वही लाइन पढ़ रहा हूं, क्या आरबीसीज के पास, क्या आरबीसीज के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है? इन आरबीसीज Okay. माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होता है। तो अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया, ये कल ही पढ़ा है ना ये लाइन, आरबीसीज के पास माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है। अगर आरबीसीज के पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो क्या उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है? No, नहीं, sir. तो Aerobic उसमें किस only. तरह का रेस्पिरेशन होता है? अनएरोबिक। एनारोबिक। इस तरह से चैप्टर्स लिंक होने चाहिए, है ना? वहां भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर होता है, तो ये भी बता दो फिर इसका नेट एटीपी कितना रहेगा? 280। Sir, टू एटीपी, टू एटीपी, राइट? कितना नेट रिजल्ट है इसका? टू एटीपी। ठीक है, ठीक है। तो इस इसमें यानी कि अब मुझे ये बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, एब्सेंट है, तो क्या ये जो आरबीसीज है, इसमें इसी माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से क्या इसकी आरबीसीज में क्रैब साइकिल चल सकती है? क्या इसमें कोई क्रैब साइकिल चलती होगी? no, नहीं, sir. क्या इसमें ग्लाइकोलिसिस होता होगा? ग्लाइकोलिसिस तो होगा। ग्लाइकोलिसिस तो होगा क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में होता है, बात ही नहीं। ठीक है, चलो, फोर्थ बात, जो आरबीसीज का सरफेस होता है, आरबीसीज का जो सरफेस होता है, उसमें कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, कंटेन्स सम एंटीजेंस। ये हम आगे पढ़ेंगे जब ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। तो एंटीजेंस जैसे कि एंटीजेंस, एंटीजेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाले कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के सरफेस में। कौन कौन से एंटीजेंस होते हैं बताओ जरा, पढ़ा है ये आप लोगों ने? ए एंटीजन, बी एंटीजन, है ना? ओ तो कोई एंटीजन नहीं होता जिसकी वजह से ओ ब्लड ग्रुप होता है, एंड आर एच फैक्टर ऑल्सो, है ना? आर एच फैक्टर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है आपको पता होना चाहिए, ये क्या है? ये पिगमेंट है, रेड कलर्ड पिगमेंट है, which imparts red color to the ब्लड एंड ऑल, है ना? तो इस रेड कलर्ड पिगमेंट है। दूसरा, अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है हीमोग्लोबिन का? ये ही ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन बोल सकता हूँ कि ये भी ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों नहीं बोल सकता कि हीमोग्लोबिन ही बस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाता है? क्योंकि जब आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ोगे तो उसमें एक है बात कि जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रेवल करता है, उसमें
रेशियो होता है, कुछ परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ परसेंट ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन लेकर जाता है, और कुछ परसेंट ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल कर रहा होता है। पढ़ा है ना ये लाइन, सुना है ये लाइन? यस सर। हाँ। तो ये इसलिए ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ हीमोग्लोबिन सारा का सारा हीमोग्लोबिन ही लेकर जा रहा है। थोड़ा हीमोग्लोबिन की बात चली है तो दूर तक जाएगी, थोड़ा है ना, देखते हैं। ठीक है, अ, ध्यान से सुनो। hemoglobin, the topic is hemoglobin। हीमोग्लोबिन दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। एक है हिम और एक है ग्लोबिन, ठीक है। हिम 5%, ग्लोबिन 95%। ग्लोबिन इज व्हाट, नथिंग बट द प्रोटीन पार्ट। Globin is the protein part. Heme is the heme is made up of iron part, ठीक है। Heme is the iron part, ठीक है। और ये पहले बात आगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक लाइन है कि एक हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है ना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन? तो ध्यान रखना, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कितना क्लियर है? यस सर। फिर इस ग्लोबिन प्रोटीन, 4 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं यहाँ पे, याद रखना चाहे रख सकते हो, नहीं भी रखोगे चलेगा, कि 4 तरह के पॉलीपेप्टाइड, ग्लोबिन में 4 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, ठीक है। 4 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। कौन कौन से 4 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं? आसान है ये। 4 तरह के पॉलीपेप्टाइड, ग्लोबिन प्रोटीन है ये। ग्लोबिन तो हमने पढ़ा था ना, अभी कहाँ पढ़ा था ग्लोबिन? इम्यूनोग्लोबिन। है ना, ठीक है। इम्यूनो वही ग्लोबिन तो है ये। तो ग्लोबिन प्रोटीन यहाँ 4 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। और क्या होता है ये, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। ये साइन क्या होता है फिजिक्स वालों? डेल्टा। हाँ, डेल्टा, ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अ, ध्यान से देखना कि फर्क होता है थोड़ा सा हीमोग्लोबिन में भी। जनरली जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, कनेक्ट देखो करूंगा मैं इसको, जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसको बोलते हैं HbA1, ठीक है, उसको बोलते हैं HbA1। क्या खास बात है उसमें, याद करो, ये पढ़ाया गया है आपको। जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होती है, 2 अल्फा की चेन और 2 बीटा की चेन। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, कहाँ पढ़ा था ये? ह्यूमन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, कहाँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, सिकल सेल एनीमिया जब हम पढ़ते एनीमिया पढ़ते हैं, म्यूटेशन हो जाता है। हैं, राइट। तो अब समझ आया कौन सी अल्फा और कौन सी बीटा चेन्स की, ग्लोबिन चेन्स की बात करते हैं। तो 2 अल्फा चेन होती है, उसमें 2 बीटा चेन्स होती हैं। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन जो होती है पॉलीपेप्टाइड चेन, अमीनो एसिड तो होते ही है ना इनमें, लगभग 150 के आसपास सब में अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं
ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये 150 के पास आसपास अमीनो एसिड्स होते हैं। और क्या बता रहा था मैं, हाँ, इसके सिक्स्थ पोजीशन पर, बीटा ग्लोबिन चेन के सिक्स्थ पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लग जाता है। ऐसे थैलेसीमिया में भी पढ़ते हैं। इस ये अगर नहीं बनेगा तो क्या बोलेंगे, ये अगर नहीं बनेगा तो क्या बोलेंगे, अल्फा चेन अगर नहीं बनेगी तो क्या बोलेंगे, अल्फा थैलेसीमिया। बीटा चेन अगर नहीं बनेगी तो क्या बोलेंगे, बीटा था। बीटा बीटा थैलेसीमिया। ये पढ़ा था हमने। लेकिन एक बात याद रखना, ठीक है, HbA1 फीटल जो फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। फीटल हीमोग्लोबिन को हम लोग बोलते हैं HbF। उसमें क्या होता है, 2 अल्फा होती है चेन और 2 गामा चेन होती है, ठीक है। 2 अल्फा होती हैं और 2 गामा होती हैं। अब मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ, थोड़ा सा, कि एडल्ट हीमोग्लोबिन के पास ज्यादा ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी या फीटल हीमोग्लोबिन के पास? एडल्ट हीमोग्लोबिन के पास ज्यादा ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी या फीटल हीमोग्लोबिन के पास? फीटल के पास। क्यों? बताओ क्यों भाई? ये भी पता। फीटल के पास इसलिए होगी क्योंकि फीटल का जो रेस्पिरेशन रेट होता है, अगर आपने पढ़ा है रेस्पिरेशन चैप्टर, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या एडल्ट से ज्यादा होता है या कम होता है? ब्रीदिंग रेट जो होता है वो ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा होता है ना, ठीक है, ऑन एन एवरेज। ये रीजन है, उसे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए उसके ऑर्गन्स को। यही रीजन है कि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ऑफ fetal hemoglobin is more than adult hemoglobin, ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्या है, और बाकी बेसिक बेसिक बातें हैं, जैसे कि कितना लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, ये वो देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट हीमोग्लोबिन हो गया। कितना लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, ये बताओ, बच्चों वाला सवाल है, जल्दी बताओ। 120 डेज। हाँ, लाइफ स्पैन जो होता है का वो होता है 120 डेज का। कितना साइज होता है, साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो साइज होता है इट इज अराउंड 7.5, डायमीटर की बात करें 7.5 माइक्रोमीटर। शेप क्या होता है आरबीसी का, बाइकॉन्केव होता है, पता है हमें। सिकल सेल अनीमिया जब होता है किसी को तो उसका सिकल शेप हो जाता है उसका, ठीक है। और हाँ, नॉर्मल लेवल नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी, नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी की जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो कहता है कि अब अगेन मेल में ज्यादा होगा या फीमेल में? मेल। मेल में ज्यादा होगा। एडल्ट में ज्यादा आरबीसी होगा या बच्चे में? न्यूली बॉर्न बेबी बोल देते हैं, बताओ, बोलो यार, कुछ तो बोलो। इसमें होती है अराउंड 5.5 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन घटा दो बस। 1 लीटर ब्लड घटाया था ना हमने, अरे 1 लीटर ब्लड कम होता है ना फीमेल में, हाँ।
तो 1 मिलियन आरबीसी घटा दो, ठीक है, और इसमें 1 मिलियन आरबीसी बढ़ा दो, ठीक है, 6.8 या 6.5 मिलियन, ऐसा याद रख लेना, ठीक है। अगेन ये जो है वो नॉर्मल लेवल जो है, इन ये जो हम पढ़ रहे हैं फिक्स नहीं है कि इतनी ही होंगी, इसमें 1 या 2 मिलियन जो है वो प्लस माइनस होता रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, होता रहता है। अगर नॉर्मल काउंट से कम हो जाए, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट कम हो जाए, तो उसी कंडीशन को हम लोग नॉर्मल लेवल से अगर, तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, anemia बोलते हैं। 3 तरह का अनीमिया होता है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला जो अनीमिया होता है उसको हम मैक्रोसिटिक अनीमिया, एक होता है मैक्रोसिटिक अनीमिया। डिजीजेस जो मैं पढ़ाऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ध्यान से पढ़ना है इस बार जरूर। इस बार का नीट का जो पेपर है उसमें डिजीजेस पर फोकस होगा, तो अगर डिजीज पर फोकस होगा, आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा है मुझसे, उसमें मैंने दुनिया भर की सारी डिजीजेस लिखवाई हैं, याद है? ध्यान से पढ़ के जाना इस बार डिजीज, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ भैया, Yes. आ रही। ठीक है, तो ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन, ये विटामिन B9 एंड विटामिन B12। विटामिन B12 कहाँ मिलता है? तो पढ़ा है कहीं? कर्ड में कर्ड में, राइट, याद आ रहा है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, कर्ड जो है वो विटामिन B12 ऐड कर देता है न्यूट्रिशन में, है ना, ठीक है, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, इस द रीजन, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से होता क्या है, जो आरबीसीज का जो शेप है, साइज है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जब सेल्स का साइज बड़ा हो गया, साइट मतलब क्या होता है, सेल, मैक्रो मतलब क्या होता है, लार्ज, तो अब नॉर्मल आरबीसीज नहीं बनेंगे, अब क्या बनेंगे, मैक्रोसाइट्स बनेंगे, मैक्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड नाउ, मैक्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड नाउ। और ये मैक्रोसाइट किसी काम के हैं क्या, बताओ? हाँ, मैक्रोसाइट्स तो किसी काम के हैं क्या? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझे, मैं बोल रहा हूँ ये साइज है आरबीसी का, बट ये साइज का आरबीसी बन रहा है, तो इस साइज का जो आरबीसी बन रहा है इसको मैं क्या बोलूंगा? मैक्रोसाइट और अगर इस साइज, माइक्रो। माइक्रोसाइट। अब नेचुरली एक बात बताओ मुझे, अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट वगैरह करना चाहिए तो नॉर्मल आरबीसी की जरूरत है या मैक्रोसाइट की जरूरत है? नॉर्मल। नॉर्मल आरबीसी चाहिए ना मुझे, तो अगर मान लो प्रोपोर्शन जो है वो मैक्रोसाइट का है, मैक्रोसाइट मान लो कि हमारी बॉडी में, भैया आपकी आवाज क्लियर ही है। मैं बोल रहा हूँ मेरी बॉडी में भैया वॉइस आवाज ब्रेक हो रही जितने है। भी आरबीसीज हैं, आवाज नहीं आ रही वॉइस क्लियर, ब्रेक एक वॉइस सेकेंड रुको। ब्रेक। क्या हो रहा है? वॉइस ब्रेक कट रही है। मैं अभी तो बोल ही नहीं रहा। नहीं जब बोल रहे थे तब कभी आवाज कट जाती है।
क्या अब आवाज क्लियर आ रही है? Yes. आवाज क्लियर है? हेलो? हाँ। हाँ, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, तो अब मैक्रोसाइट्स तो वो ट्रांसपोर्ट करेंगे नहीं। जब नॉर्मल आरबीसी का काउंट कम हो गया है, तो क्या हम इसको अनीमिया बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। बोल दोबारा सकते बता। हैं। मैं ये बोल रहा था, जब विटामिन, यानी कि विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 आरबीसी के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अब विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 तो है नहीं। जब विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो गई है, तो अब नॉर्मल आरबीसी नहीं बन रहे हैं, मैक्रोसाइट्स बन रहे हैं। अब मैक्रोसाइट्स उतना ट्रांसपोर्ट तो करेगा नहीं, ठीक है? या क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है, या फिर बोल रहे हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, जब उतना ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आरबीसी का, नॉर्मल आरबीसी का काउंट कम हो गया है? क्या ये बोल सकते हैं हम कि नॉर्मल आरबीसी का काउंट कम हो गया है? हाँ। जब नॉर्मल आरबीसी का काउंट कम हो गया है, तो इसको अनीमिया बोल सकते हैं? यही तो बोला था ना? बोलो। हेलो? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक। एक अनीमिया होता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अब जो आरबीसीज बन रहे हैं उनका साइज नॉर्मल से छोटा है, तो उसको क्या बोल देंगे हम? माइक्रोसिटिक अनीमिया। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या बोल देंगे उसको? माइक्रोसिटिक अनीमिया। अब सवाल ये है कि ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये अभी बताया था मैंने, ज्यादातर फीमेल्स विच आर इन द एज ऑफ 40 45, उनको आयरन की डेफिशिएंसी होती है। आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से उनकी बॉडी में माइक्रोसाइट्स बनते हैं, ठीक है? माइक्रोसाइट्स बनते हैं, और क्योंकि माइक्रोसाइट्स बनते हैं तो उनको माइक्रोसिटिक अनीमिया बोलते हैं, ठीक है? जो होता है उनको माइक्रोसिटिक अनीमिया। एक और तरह का अनीमिया होता है जिसमें हम बोलते हैं कि ब्लड का ही कमी है, पूरे खून की ही कमी है, तो एक्सेस ब्लड लॉस, जिसको बोलते हैं नॉर्मो नॉर्मोसिटिक अनीमिया। क्या है? नॉर्मोसिटिक अनीमिया। नॉर्मोसिटिक अनीमिया, नॉर्मोसिटिक अनीमिया दैट इज, क्यों होता है ये? खून का लॉस काफी हो गया, एक्सेस ब्लड लॉस, तो इसको बोल दिया हमने नॉर्मोसिटिक अनीमिया। हुआ क्लियर इतना? ठीक है, नॉर्मोसिटिक अनीमिया। कुछ कुछ टर्म्स है इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये पता है आपको, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इसको बोलते हैं, बताओ। फॉर्मेशन के लिए बायो में क्या शब्द है? पॉइसिस, है ना? तो क्या बोलते हैं? इराइथ्रोपॉइसिस, ठीक है? इराइथ्रोपॉइसिस, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। अब इराइथ्रोपॉइसिस, अब सोचो इराइथ्रोपॉइसिस करेंगे, यही से शब्द, जो ऑर्गन्स इराइथ्रोपॉइसिस करेंगे, उन ऑर्गन्स को क्या बोल दूं मैं? क्या उन ऑर्गन्स को इराइथ्रोपॉइटिक बोल सकता हूँ? हाँ या ना? जल्दी बोलो। क्या उन ऑर्गन्स को इराइथ्रोपॉइटिक ऑर्गन्स बोल सकता हूँ? कौन कौन से ऑर्गन्स हैं ऐसे फिर जहां पर ये इराइथ्रोपॉइटिक ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लीवर हो गया, किडनी हो गया, समझ आया? लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है? सबसे ज्यादा किडनी में बनता है, लीवर में उतना नहीं बनता है, कम बनता है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, जो हार्मोन, सर बोन मैरो से आरबीसी बन। हाँ बनता है,
बोन मैरो में, एक्चुअली बोन मैरो में आप लोगों का बनता है आरबीसी, ठीक है, स्पॉन्जी जो बोन्स होते हैं, भैया ये बट लिवर और किडनी इसमें साइन जो बनाया मतलब कम बनता है और ज्यादा बनता है ना? हाँ किडनी में ज्यादा है और क्या बोलते हैं लिवर में कम है। ठीक है, क्या रीजन है इसके पीछे? भाई अगेन इसी टर्म का यूज करूंगा मैं, ठीक है, इसी टर्म का यूज करूंगा मैं। इराइथ्रोपोइटिन था ना, इराइथ्रोपोइसिस था। तो जो हार्मोन जिसकी वजह से इराइथ्रोपोइसिस होता है, देखो इसी से रिलेटेड वर्ड है, इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन बोल दिया था, जो कि इराइथ्रोपोइसिस कर, जहां इराइथ्रोपोइसिस होता है, वो हार्मोन जो इराइथ्रोपोइसिस करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इराइथ्रोपोइटिन बोल देते हैं। ये वो हार्मोन है जिसकी वजह से जो किडनी और लीवर में सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है। अब पॉइसिस तो समझ आ गया, स्टोर कहाँ पे होता है? ये जो आरबीसीज हैं, ठीक है, एक्सेस आरबीसीज, अगर एक्स्ट्रा आरबीसीज बन गए हैं, तो एक्सेस ऑफ आरबीसीज अगर बन गए हैं, सोचो वो स्टोर कहाँ होगा? कहाँ स्टोर होते हैं? अरे सुना तो है आप लोगों ने, स्प्लीन, तो ठीक वो है। तो ग्रेव बोलते हैं ना उसको। हाँ ग्रेवयार्ड तो बोलते हैं, लेकिन स्टोर भी होता है यहाँ पे, इमेच्योर आरबीसी स्टोर होते हैं, दोनों चीज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी सुना होगा आपने, स्प्लीन इज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, स्प्लीन इज द ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर इमेच्योर आरबीसी स्टोर होके रहते हैं। सेकंड बात, स्प्लीन की जो बात है, अब स्प्लीन किस तरह का लिम्फोइड ऑर्गन है, याद है, पढ़ा था आप लोगों ने, ये क्या है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, पढ़ा था, याद आ रहा है? ये सर। हाँ। दूसरी बात कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, वो भी कहां पर होगा, बोलो? प्लेन में। स्प्लीन होगा, स्प्लीन में होगा, ठीक है। इसी वजह से स्प्लीन को और क्या बोलते हैं, दूसरा नाम अंत ही प्रारंभ है, ठीक है। तो क्या दूसरा नाम क्या हो गया इसका, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। हुआ क्लियर कि नहीं? ये सर। हाँ ठीक भैया। है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लाज्मा पढ़ लिया, ठीक है, प्लाज्मा कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ लिया हमने, आरबीसी पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। इस तरह से कथा समाप्त। इसके क्वेश्चंस जो है वो एलएन से करना, साथ के साथ करते जाना, इससे सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे आप लोग, ठीक है। समझ आया? एलन की जो मैंने वर्कशीट हाँ वो जो भैया। करना है इसको, ठीक है। चलो इस तरह से कथा समाप्त, मिलते हैं, राधे राधे। राधे 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 राधे। भैया।